हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कर रहे थे। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस में हमने अडॉप्शन के प्रोविजंस को कर लिया था। अब हम मेंटेनेंस के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको कैरी करेंगे। सेक्शन 17 तक जो अडॉप्शन के रिलेटेड प्रोविजंस थी वो थी। अब सेक्शन 18 जो चैप्टर 3 है वो डील कर रहा है मेंटेनेंस से। सेक्शन 18 डील कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन की प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो हिंदू वाइफ है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे वाइफ वर्ड यूज किया गया है। तो वाइफ का मतलब इसमें मतलब कि फीमेल ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट में किया था, वहां पे जो मेंटेनेंस है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदू वाइफ की बात की गई है। अब वहां पे ये मैरिज है, जो वाइफ है वो इस एक्ट के पहले से वाइफ होनी चाहिए या बाद में भी अगर मैरिज हो रही है तो उस पे भी ये एक्ट अप्लाई होगा, ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है, वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले भी अगर मैरिज हुई है और उनमें कोई इश्यू हो गया, then in that case wife can claim maintenance under section 18 of Hindu adoption and maintenance act। और बाद में तो है ही है, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime। इसमें उसकी ड्यूटी बताई गई है हस्बैंड की कि भाई उसने अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही करना है उसके लाइफ टाइम में। तो अब यहाँ पे हमने वाइफ के प्रोस्पेक्टिव से बात की है कि भाई वो एंटाइटल्ड है कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करे ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। सेक्शन 18 बात कर रहा है। अब सेकेंड क्लोज क्या कह रहा है, हिंदू वाइफ शेल बी एंटाइटल्ड टू लीव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। अब यहाँ पे क्या है कि मेंटेनेंस लेने के लिए वाइफ के लिए कंपल्सरी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहे। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनके बारे में हम करेंगे कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं जहां पे वाइफ अपने हस्बैंड से अलग रहकर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अलग रह के मेंटेनेंस क्लेम करने की है, कई बार हम 125 सीआरपीसी में चले जाते हैं, उस एक्ट की प्रोविजंस अलग हैं। ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की प्रोविजंस हैं। जनरली हम मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें कवर करते हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, आज के टाइम पे मेडिकल असिस्टेंस एंड जो एजुकेशन, ये 5 चीजें इंक्लूड करते हैं। तो वो अगर हम साथ में रह रहे हैं तो जनरली तो वही बनता है, लेकिन अगर वाइफ को हस्बैंड ने डिजर्ट कर दिया है, ठीक है, हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, ठीक है, और उससे अलग रहते हुए क्लेम कर रही है, तो कहाँ, तो इसका मतलब हस्बैंड की गलती होगी। अब हस्बैंड की कौन कौन सी गलती है जहां पे वाइफ अपने हस्बैंड से अलग भी रह सकती है और फिर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इफ ही इज गिल्टी ऑफ डिसर्शन, दैट इज टू से ऑफ अबंडनिंग हर विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विश और ऑफ विलफुली निग्लेक्टिंग हर। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं। पहली तो चीज है वो है डिसर्शन, उसने उसको डिजर्ट कर दिया। या फिर वैसे ये डिजर्शन की ही कैटेगरीज हैं कि अगर हम विदाउट रीजनेबल कोज किसी को अबंडन कर रहे हैं, मतलब जिसके प्रति हमारी लीगल लाइबिलिटी है कि हमने उसको मेंटेन करना है, हम फिर भी उसको अबंडन कर रहे हैं, तो देन वो क्या आ जाएगा, वो डिजर्शन की ही एक काइंड है। ठीक है, दैट इज टू से ऑफ अबंडनिंग हर विदाउट रीजनेबल कोज। अब ये डिजर्शन की डेफिनेशन है, विदाउट रीजनेबल कोज और विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विश, या फिर उसको विलफुली निग्लेक्ट करना। ठीक है, if he has treated her with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband। अब यहाँ पे क्या है कि वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, लेकिन वो क्या कह रही है कि मेरे साथ इतनी क्रुएलिटी की जाती है कि मेरे मन में हर टाइम एक डर बना रहता है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो ये पर्सन मुझे इंजरी कोज कर सकता है। सो इन दैट केस जो हस्बैंड वाइफ है वो हस्बैंड से अलग रहकर भी उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस।
एंड थर्ड वन इज जो क्लोज सी है वो ओमिटेड है। अब थर्ड वन है इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग। अब अगर हस्बैंड के एक से ज्यादा वाइफ्स हैं, ठीक है, और देन वो भी एक तरह से मेंटल क्रूएलिटी है दूसरी वाइफ के लिए, तो ऐसे केस में वो अपने हस्बैंड से अलग रह के, लेकिन उसकी मैरिज हुई है, तो ऐसे केस में वो हस्बैंड से अलग रह के भी हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। If he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with the concubine elsewhere, अगर उसके हस्बैंड ने कोई concubine अपने साथ रखी हुई है, then in that case वाइफ के पास पूरा राइट है कि वो अपने हस्बैंड से अलग रह के उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सके, चाहे वो सेम हाउस में रह रही है, चाहे वो अलग से रह रही है। If he has ceased to be a Hindu by conversion, अगर हस्बैंड ने अपना धर्म छोड़ दिया है, then in that case also the wife has a right to claim maintenance while living apart from him. If there is any other cause justifying her living separately, अब ये तो कुछ causes हैं जिनको हमने explain कर दिया, but कुछ ऐसी situations आती हैं जो हम हर सिचुएशन को तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि वो उसके अलग रहने को जस्टिफाई कर रही है, देन इन दैट केस वाइफ अलग रह के भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। फाइन। और लेकिन अब कुछ सिचुएशंस ऐसी बताई गई हैं जहां पे वो अलग रह के अलग अलग रेजिडेंस या मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। यहाँ पे अब वाइफ की गलती होगी। हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस। अब यहाँ पे ना तो वो सेपरेट रेजिडेंस क्लेम कर सकती है, ना ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। कब नहीं कर सकती? इफ शी इज अनचेस्ट। अब अगर वो ही सही नहीं है तो वो नहीं क्लेम कर सकती। या फिर if she ceases to be a Hindu by conversion to another religion, अगर हस्बैंड कोई और धर्म अपना लेता है तो वो नहीं साथ रहना चाहती तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हस्बैंड हिंदू ही है, उसने कोई और धर्म अपना लिया, देन वो अपना मेंटेनेंस का राइट फॉरफिट कर देती है। फाइन। अब सेक्शन 18 में हमने कर लिया कि हिंदू वाइफ के पास राइट है कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करे। और सेकेंड क्लोज में हमने बात की है कि अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको हस्बैंड के साथ में ही रहना पड़ेगा, वो हस्बैंड से अलग रह के भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सिचुएशंस को हमने एक्सप्लेन किया। और लेटर ऑन सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हिंदू वाइफ कौन कौन सी सिचुएशंस में अलग से नहीं रह सकती या मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। ठीक है, सेक्शन 18 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 19 क्या कह रहा है? मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। अब हमने पहले बात की थी वाइफ की, सेक्शन 18 बात कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। अब सेक्शन 19 किसकी बात कर रहा है? वो विडो डॉटर इन लॉ की बात कर रहा है। क्योंकि डॉटर इन लॉ पहले तो उसका राइट क्या है? वो अपने हस्बैंड से क्लेम करेगी, लेकिन अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अगर फैमिली में जो मेल पर्सन है वो उससे क्लेम कर सकती है। तो अब यहाँ पे विडो डॉटर इन लॉ क्लेम करेगी। अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय हर फादर इन लॉ। अब यहाँ पे हमने बात कर ली कि जो वाइफ है जिसकी शादी चाहे इस एक्ट के कमेंस होने से पहले हुई है चाहे बाद में हुई है, बट अगर उसकी लाइफ टाइम में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि वो फादर इन लॉ से सीधा ही क्लेम कर लेगी। ठीक है, वो तब कर सकती है अगर उसको उसके हस्बैंड के एस्टेट से कुछ ना मिला हो, उसके बच्चे भी होंगे, अगर उसके बच्चों से भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा, देन ओनली शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। अब वही क्लेम तो कर सकती है, पर कब कितना कर सकती है? प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट एट दैट शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और द प्रॉपर्टी, और वेयर शी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन इज अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। कि या तो उसके पास खुद
फादर इन लॉ तक वो मेंटेनेंस क्लेम तब जाएगी अगर उसके खुद के पास कोई अर्निंग का साधन है, उसको प्रॉपर्टी जो हस्बैंड से मिली है वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर उसके जो बच्चे हैं वो भी अभी कैपेबल नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर वही फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ पे हमने सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं करनी, अगर उस फीमेल को उसके पेरेंट्स से मतलब फादर या मदर से भी कुछ प्रॉपर्टी मिली है, मतलब हमने इसमें से हम मोटा मोटा ये देखना है कि उसके पास अर्निंग का या अपनी लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं होना चाहिए, देन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ और फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर एस्टेट। ठीक है, ठीक है, अब हमने बात कर ली कि मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन वही एनी ऑब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल। ठीक है, फादर इन लॉ पे ऑब्लिगेशन कब तक एनफोर्सेबल नहीं होगी, अगर अब फादर इन लॉ के पास भी कुछ कमाने का कुछ साधन ही नहीं है, उनके पास भी कुछ साधन नहीं है, तो वो खुद को मेंटेन करेंगे या डॉटर इन लॉ को मेंटेन करेंगे। तो अब यही है कि इफ फादर इन लॉ हैज नो मीन्स टू डू सो फ्रॉम द compulsory property in his possession out of which the daughter in law has not obtained any share, any such obligation shall cease on the remarriage of daughter in law। अब पहली चीज तो अगर फादर इन लॉ के पास कोई शेयर आया ही नहीं है या उनके पास खुद के पास मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है तो फिर उनपे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जिस टाइम पे जो डॉटर इन लॉ है वो रीमैरिज कर लेती है, सेम टाइम जो फादर इन लॉ है उनकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है टू मेंटेन हर विडो डॉटर। फाइन, अब सेक्शन 20 बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, पहले हमने वाइफ की बात कर ली, डॉटर इन लॉ की बात कर ली, लेकिन अब एक पर्सन है उसकी लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, वाइफ होती है, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अब वाइफ की बात हो गई, अब यहाँ पे हम पेरेंट्स होते हैं, तो अब बच्चों और एज्ड पेरेंट्स की मेंटेनेंस की बात आ रही है। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, a Hindu is bound during his or her lifetime to maintain his or her legitimate or illegitimate children and his or her aged or infirm parents। अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने सिर्फ वाइफ ही क्लेम कर सकती थी, है ना। इट मीन्स वो मेल पर्सन से, फादर इन लॉ भी मेल पर्सन है और हस्बैंड भी मेल पर्सन है। अब यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है बच्चों की वो हिज और हर, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी बच्चा है, अगर he or she has a source of earning या he or she has obtained any share in the compulsory property, then it is his or her legal liability to maintain his old or aged infirm parents or his or her illegitimate or legitimate children। मतलब कोई भी बंदा या बंदी कुछ भी है, उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने अपने बच्चों को पालना है और अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है। सेकेंड, a legitimate or illegitimate child may claim maintenance from his or her father or mother so long as the child is minor। अब बच्चे कब तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? so long, जब तक वो माइनर है। ठीक है, अब जो एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करने की ड्यूटी कब तक है और कैसे है? तो ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट और अ डॉटर who is unmarried extent insofar as the parent or the unmarried daughter, as the case may be, is unable to maintain himself or herself out of his or her own earnings or other property। ऐसा नहीं है, वैसे तो अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो चाहे पेरेंट्स की अर्निंग कैसी भी है, हम ये कंसीडर करते हैं कि बच्चों की ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ही रखना है। बट लीगली कि ऑब्लिगेशन बच्चों की कब होगी?
इन्फॉर्म, देखो जो डॉटर है जब तक वो अनमैरिड है उसके केस में तो उसको मेंटेनेंस पेरेंट्स से मिलेगा ही मिलेगा। बट जो पेरेंट्स का केस है वो कब मेंटेनेंस का राइट क्लेम कर सकते हैं, अगर दे आर अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो अपनी जो खुद की अर्निंग्स हैं वो उनमें से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है उससे वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स को देखना ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि अगर उनके पेरेंट्स के पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है या इतना नहीं है कि दे कैन मेंटेन देमसेल्फ, देन इन दैट केस उसी केस में जो बच्चे हैं उनकी लीगल ड्यूटी है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना। अब यहाँ पे जो पेरेंट है उसकी डेफिनेशन के अंदर चाइल्डलेस स्टेप मदर भी इंक्लूड होगी, पर यहाँ पे एक कंपल्सरी कंडीशन क्या है, वो जो स्टेप मदर है वो चाइल्डलेस होनी चाहिए, नहीं तो वो अपने बच्चों से क्लेम करेगी ना। सेक्शन 21 क्या कह रहा है, अब डिपेंडेंट्स की बात हो रही है, हम बात करेंगे डिपेंडेंट्स कौन होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंट मीन द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड, ठीक है। पहला तो है हिज और हर फादर, ठीक है, हिज और हर मदर मीन्स पेरेंट्स, ठीक है। एक डिसीज्ड पर्सन के डिपेंडेंट्स कौन कौन होंगे, पहली चीज उनके पेरेंट्स, दूसरा उसकी विडो जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती, एंड थर्ड उसके बच्चे, हिज और हर सन और सन ऑफ हिज प्री डिसीज्ड सन। अगर मान लीजिए उसके पास बेटा है, उसकी पहले डेथ हो चुकी है, देन उस केस में उसका पोता, और सन ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ हिज प्री डिसीज सन, या फिर उसके बेटे की भी डेथ हो चुकी है, पोते की भी डेथ हो चुकी है, तो पड़पोता, वो पर्सन्स डिपेंडेंट्स कहलाएंगे, सो लॉन्ग एज ही इज माइनर। पर इसके साथ एक कंडीशन और क्या है, चिल्ड्रन जिसमें वो माइनर हो, बट ये मेल के केस में बात हो रही है, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट ऑफ that he is unable to obtain maintenance in case of grandson from his father's or mother's estate, and in the case of great grandson from the estate of his father or mother or father's father or father's mother। अब यहाँ पे क्या है कि देखो बेटे को तो उसने वो मेंटेनेंस देना ही देना है ना जब तक वो माइनर है, बट अगर हम पोते की बात कर रहे हैं तो उसको पहले कहीं से भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा होना चाहिए। मान लीजिए उसके पास कोई प्रॉपर्टी को पार्सनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, या फिर उसको उसके फादर की स्टेट से कुछ मिल रहा है, उसकी मदर की स्टेट से कुछ मिल रहा है, मींस उसको मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी उसके पास कुछ है। या फिर ग्रेट ग्रैंडसन की बात कर रहे हैं वही कि उसको फादर मदर की तरफ से या उस अपने दादा दादी की स्टेट की तरफ से कुछ मिल रहा है, देन वही हमने बस इस एक्ट में ये देखना है कि कोई भी बच्चा या कोई भी जिस पर्सन को मेंटेनेंस की जरूरत है उसको मेंटेनेंस जरूर मिले, हमने ये इंश्योर करना है, ठीक है। बट अननेसेसरी हम किसी पे बर्डन भी नहीं डाल रहे कि आपको देना ही देना पड़ेगा, वो तब देना पड़ेगा अगर सामने वाले को जरूरत है। नेक्स्ट है, पहले हमने बेटे की बात की, अब हिज और हर इन अनमैरिड डॉटर और द अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रीडिसीजर सन और द अनमैरिड डॉटर ऑफ प्रीडिसीजर सन ऑफ हिज प्रीडिसीजर सन सो लॉन्ग एज शी रिमेन्स अनमैरिड। अब यहाँ पे क्या है, सन की तो हमने माइनर की बात की, यहाँ पे अगर वो मेजर हो भी जाती है लेकिन जब तक उस बच्चे की मैरिज नहीं होती तब तक उसको मेंटेन करना घर वालों की ड्यूटी बनती है। अब यहाँ पे वही 3 जनरेशंस को काउंट किया हमने, डॉटर या फिर पोती या फिर पड़पोती, फिर उसी में वही कि वो अपने आप को मेंटेनेंस कब क्लेम कर सकते हैं, जब तक वो अनएबल हैं या फिर
उन्हें अपने पेरेंट्स के स्टेट से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के स्टेट से कुछ अगर मिल रहा है मेंटेनेंस के लिए, देन दे कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है, अब हमने अनमैरिड डॉटर की बात की थी। मान लीजिए डॉटर की मैरिज करवा दी, लेकिन इन दैट केस उस डॉटर के हस्बैंड की डेथ हो गई, डॉटर विडो हो गई, तो क्या वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? एज सुन एज उसकी मैरिज हो गई थी तो पहले तो वो मेंटेनेंस का राइट खत्म कर गई थी एक तरीके से। अब वो विडो हो गई तो क्या उस केस में वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? यस, लेकिन वही वो कब क्लेम कर सकते हैं, इसमें भी कंडीशन है कि उसको मेंटेनेंस के लिए वो अनेबल है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, उसको हस्बैंड के स्टेट से इतना नहीं मिल रहा कि वो अपने जो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई और मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, या फिर वही उसके पास या तो हस्बैंड से वो क्लेम करेगी पहले, या फिर अपने बच्चों से क्लेम करेगी, वहां से भी उसको पूरा नहीं हो रहा, या फिर वो अपने फादर इन लॉ से क्लेम कर सकती है। देन अगर वहां इन तीनों सोर्सेस को हम पहले रिलाई करेंगे, अगर फिर भी उसकी जो मेंटेनेंस की बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, देन शी कैन कम टू हर फादर एंड क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिम। अब हमने पहले जो डिपेंडेंट की बात की थी, या सेक्शन 19 में हमने बात की थी विडो डॉटर इन लॉ। अब यहाँ पे widow of his son or of son of his predeceased son so long as she does not remarry। यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन में हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो पोता है, मतलब उसके जो बेटा है उसकी डेथ हो गई थी, और उसका जो बेटा है, ठीक है, उसकी विडो को भी राइट दिया गया है कि वो शी कैन क्लेम फ्रॉम मेंटेनेंस फ्रॉम हर ग्रेट फादर इन लॉ, सॉरी ग्रैंडफादर इन लॉ। ठीक है, प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड्स एस्टेट और फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर एस्टेट, इन द केस ऑफ ग्रैंडसन्स विडो ऑल्सो फ्रॉम हर फादर इन लॉस एस्टेट। भाई हमने जब भी मेंटेनेंस लेना है, हम मतलब मान लीजिए यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से, है ना, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसने मेंटेनेंस लेना है, मान लीजिए, तो हम इस ब्रांच में जितने भी पर्सन्स हैं जिनसे ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, हमने पहले यहाँ पे रुक के चेक करना है कि ये यहाँ से इसको मेंटेनेंस मिल रहा है, वो पूरा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, देन ओनली शी कैन गो देयर, अदरवाइज वो जा नहीं सकती है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हिज और हर इलेजिटिमेट सन सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स माइनर। यहाँ पे बच्चों की बात की गई है जो कि माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है। ठीक है, बट यहाँ पे सन की बात हो रही है। डॉटर के केस में हमेशा ही डॉटर को कब तक मेंटेन करना पड़ेगा, जब तक वो अनमैरिड है, चाहे वो मेजर भी हो जाए, लेकिन टिल द टाइम शी इज अनमैरिड she can claim maintenance from his or her parents, sorry her parents, his or नहीं आएगा। हमने डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन कर ली है कि डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।